देखिए जी, हम लोगों ने कल एक डेफिनेशन हमने कंप्लीट की अपनी। डेफिनेशन में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। लीज़ की डेफिनेशन हमने सबसे पहले देखा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये राइट टू यूज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसमें आइडेंटिफाइड एसेट होता है और ये टाइम पीरियड के लिए होता है जिसको हम लोगों ने लीज़ टर्म बोला था। और उसके बाद फिर हमने देखा जनाब ये एक कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो कंसिडरेशन हमने कहा था कि जनाब ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लीज़ पेमेंट्स होंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर ली थी और हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था लेसर कौन है, जो लीज़ पे कोई एसेट देता है, राइट ऑफ यूज़ प्रोवाइड करता है, और लेसी कौन है जो राइट ऑफ यूज़ ऑब्टेन करती है, ठीक है जी। तो अभी सबसे पहले आई कैप ने जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे हैं वो आई कैप ने पूछे हैं आपके पास लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो लेसर और लेसी में कोई इतना बस थोड़ा सा फ़र्क है, एक बंदे का एक्सपेंस होगा तो दूसरे की वो इनकम बन जाएगी। तो अगर हम एक को लेसी को देख लेते हैं ध्यान से तो लेसर को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आज की क्लास में देखना है कि लेसी की अकाउंटिंग। लेसी की बुक्स में हमने अकाउंटिंग कैसे करनी है, लेसी की अकाउंटिंग। देखिए क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट हमारे पास क्वेश्चन सेम होगा, लेसर का हो या लेसी का हो, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें बता रही होगी कि आपने इसमें क्या करना है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ये लेसी की रिक्वायरमेंट है या लेसर की। तो नॉर्मली हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जनाब हम बात करते हैं कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज जो है वो किस तरह से अकाउंट फॉर की जाती है। देखिए बेटा, ये जो स्टैंडर्ड अभी आप पढ़ रहे हैं ना, IFRS 16, ये पहले कभी किसी ज़माने में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे ज़माने में जब हमने रिपोर्टिंग टू पढ़ा था उस टाइम ये IAS 17 हुआ करता था। इसका नाम क्या होता था, IAS 17, ठीक है। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और IAS 17 जो था वो लीज का हुआ करता था। अब IAS 17 हमें बताता था कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब दो लीजेस हैं, एक है फाइनेंस लीज और एक है आपके पास ऑपरेटिंग लीज। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो दोनों की बात करता था। लेकिन इस स्टैंडर्ड को रिप्लेस किसने किया, IFRS 16 ने। तो IFRS 16 कहता है कि जो पहले मैं बात करता था ना लेसी की अकाउंटिंग में, दो बाइफर्केशन मैंने कर दी, ऑपरेटिंग और फाइनेंस की, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने की हुई थी। तो कहता जी नहीं, अब मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ, मेरी किसी किस्म की कोई कैटेगरी नहीं है लीज की, फाइनेंस, ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, नो कैटेगरीज ऑफ लीज। ये सिंपल सी एक लीज है, इसमें किसी किस्म की जो है वो कोई कैटेगरी ऑफ लीज नहीं है, ओके। अच्छा, दूसरा इसमें कहता है जनाब आपने लेसी ने अकाउंटिंग करना स्टार्ट करनी है एट कमेंसमेंट ऑफ लीज। लेसी ने क्या करना है, अकाउंटिंग करना स्टार्ट करनी है कब, एट कमेंसमेंट ऑफ लीज। कमेंसमेंट ऑफ लीज का मतलब क्या है, इसमें बड़ा क्लियर कट हमें स्टैंडर्ड कहता है जनाब, व्हेन आइडेंटिफाइड एसेट इज अवेलेबल या इज मेड अवेलेबल टू यूज। मिसाल के तौर पर मैंने एग्रीमेंट किया आज की डेट में, आज का डेट है जी 9 मई 2024, ठीक है जी। अब आज की डेट में मैंने एग्रीमेंट कर लिया। मैंने एग्रीमेंट किस चीज़ का किया कि जी 1 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, मैं आपसे गाड़ी लीज पे ले लूँगा, ठीक है। अब आज की डेट में मैंने एग्रीमेंट कर लिया, 1 जनवरी को जनाब मुझे गाड़ी मिल गई, 1 जनवरी 2025 को मुझे क्या मिल गई, गाड़ी मिल गई लीज पे। तो मैं लीज की रिकॉर्डिंग बीइंग लेसी कब से स्टार्ट कर दूंगा, तो 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा, जब मेरे पास एसेट जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो उसको मैं क्या कहूँगा, इट इज़ कॉल्ड कमेंसमेंट डेट। तो जिस डेट पे मैं लीज एग्रीमेंट साइन करता हूँ उसको कहते हैं एग्रीमेंट डेट, ओके। तो एग्रीमेंट डेट पे मुझे अकाउंटिंग नहीं करनी, मुझे किस पे करनी है, कमेंसमेंट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस दिन एग्रीमेंट हो उस दिन कमेंसमेंट भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ओके। और जहाँ तक ये चलेगा वहाँ तक मुझे इसकी अकाउंटिंग जो है वो करनी पड़ेगी, यानी कि जहाँ तक मतलब जितना मुझे उसने दिया हुआ है
लीज टर्म के बारे में बताया होगा कि कितने साल है कितना टाइम, वो हमने डिस्कस कर लिया होगा कि लीज टर्म में क्या कुछ होता है। अच्छा जनाब, अब कमेंसमेंट डेट पे लेसी दो चीज़ें देखेगा। क्या? लेसी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जनाब इन फ्यूचर वो हर महीने हर साल के बाद पेमेंट दिया करेगा, लीज पेमेंट, ठीक है, और उसके बदले में उसको राइट टू यूज ऑफ एन एसेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेसी दो चीज़ें देखेगा। एक देखेगा कि मेरे ऊपर कुछ लायबिलिटी है जो आने वाले वक्तों में मैंने पे करनी है। अगर मैंने 5 साल का एग्रीमेंट किया कि हर साल लाख रुपया दूंगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि 5 सालों तक मुझे लाख रुपया देना ही देना है। अब उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसके बदले में मुझे राइट ऑफ यूज़ मिलेगा, वो एसेट होगा जिसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा? इन फ्यूचर रिसीव किया जाएगा। जो हमारे पास एसेट की डेफिनेशन थी वही हमारे पास राइट ऑफ यूज़ की भी वही डेफिनेशन होगी। ठीक है जी। तो दो चीज़ें जनाब यहाँ पे कमेंसमेंट डेट पे आएंगी। कौन कौन सी? एक आएगा मेरे पास राइट ऑफ यूज़ और एक मेरे पास आएगा लीज लायबिलिटी। ये है रिकॉग्निशन मैंने करनी है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन जिसको आप कहते हैं। क्लियर? लीज लायबिलिटी कौन क्या चीज है बेटा? इसमें कहते हैं जनाब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। लीज पेमेंट में क्या कुछ शामिल था? याद है कुछ? लीज पेमेंट में क्या कुछ शामिल था कि जनाब एग्जैक्टली अच्छा, अब यहाँ पे लीज पेमेंट में यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज लिखता हूं, अमाउंट नॉट पेड येट। कौन सी लीज पेमेंट? जिसको मैंने अभी पे नहीं किया। अभी जैसे भाई ने कहा डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि हमने उसी टाइम वो पे कर दी, तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारी लायबिलिटी होगी वो कौन सी चीज होगी? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्यूचर वाली जो हमने अमाउंट पे करनी है। डाउन पेमेंट अगर मैं पे करूंगा तो वो मेरे लीज लायबिलिटी का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो मैं पे कर चुका हूं। क्लियर? तो इस वजह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, कौन सी लीज पेमेंट्स? अमाउंट नॉट पेड येट, यानी कि ऐसी अमाउंट जिसको अभी तक हमने पे नहीं किया। ठीक है, अब उसमें क्या कुछ आ सकता है जनाब? उसमें फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड पेमेंट आ सकती है, वेरिएबल पेमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट आ सकता है। उसके बाद जनाब बारगेन परचेज प्राइस आ सकती है। उसके बाद जनाब लेसी, क्योंकि हम लेसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जी उसमें कैंसलेशन पेनल्टी आ सकती है। हम क्योंकि लेसी की बात करें तो उसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी आ सकता है। ओके, तो ये 4-5 चीज़ें हमने कहा था कि हमारे लीज लायबिलिटी का हिस्सा बनेंगी, तो उन सब की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। ओके, और प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास एक डिस्काउंट फैक्टर है, और वो डिस्काउंट फैक्टर हमारे पास क्या है? आप लोगों ने क्यूएम पढ़ा होगा। ठीक है, आपने क्यूएम के अंदर आप लोगों ने फाइनेंशियल मैथ का पोर्शन एक पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने एक एन्युटी पढ़ा होगा, एक डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी ना? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू बराबर है किसके? R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम रेज टू पावर m इंटू एन, सॉरी R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम रेज टू पावर, एक मिनट यार, एक मिनट 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम रेज टू पावर माइनस m इंटू एन डिवाइडेड बाय, नहीं दिस इज नॉट परपेचुटी, दिस इज एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी का मतलब क्या होगा? जब आपके पास पेमेंट्स फिक्स होंगी। एन्युटी का याद है ना कि हम कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली कि रेगुलर फिक्स पेमेंट दैट इज पेड टू रिसीव्ड आफ्टर अ फिक्स या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर आपके पास लीज पेमेंट फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैं हर साल आपको 1 लाख रुपए दिया करूंगा, तो हर साल 1 लाख रुपए मिलने का क्या मतलब है? अगले 5 सालों तक, तो कि अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, या तो हम ये वाला फॉर्मूला जो रेगुलर अमाउंट है, या फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला अगर हमारे पास सिंगल अमाउंट है या वेरिएबल हमारे पास अमाउंट है कि इस साल 1 लाख है, अगले साल 3 लाख है, अगले साल 2.5 लाख है, वेरिएबल अमाउंट्स हैं, तो उनकी वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे। किस तरीके के साथ उनकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू बराबर है आपके पास S इंटू जो कि फेयर मार्केट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू जी, तो 1 प्लस आई ओवर एम रेज टू पावर माइनस m इंटू एन। सर ये क्या है आई ओवर एम माइनस एन? यार सर वहाँ तो एन होगा सिर्फ जो हमारे पास पीरियड होते हैं, और वहाँ पर आर होगा जो हमारे पास। अच्छा, ये बेसिकली कंपाउंडिंग है। अगर कंपाउंडिंग का वर्ड यूज कर ले तो इस वजह से हमने इसको डिवाइड बाय m करते हैं। ओके,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो कहेगा जनाब सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, तो फिर वहाँ पे हमें आइड बाय यानी कि 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअल, तो 10 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा। ओके, इज इट ओके? ये फॉर्मूला आपने क्यू में भी पढ़ा होगा, मैंने इसी वजह से वही फॉर्मूलाज लिखे जो आपने क्यू में पढ़े होंगे। ओके, अगर आपने आई ओवर एम से कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट बी वरीड, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। यहाँ तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? अगर फिक्स अमाउंट है, रेगुलर अमाउंट है तो ये, और अगर सिंगल अमाउंट है तो ये लगेगी। ओके जी, अच्छा अब हम कहते हैं क्योंकि ये लाइबिलिटी है, अब हमने रिकग्निशन इसकी इनिशियली कर रहे हैं, तो इस वजह से जितनी भी अनपेड अमाउंट है उनको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अपनी लाइबिलिटी का हिस्सा बना लेंगे। अच्छा, अब लॉ हमें कहता है या स्टैंडर्ड हमें कहता है कि भाई जो राइट ऑफ यूज़ है ना, वो सिर्फ लाइबिलिटी नहीं है। राइट ऑफ यूज़ की वैल्यू कितनी होगी, वो सिर्फ लीज लाइबिलिटी के बराबर नहीं होगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लाजमी नहीं कि हमेशा डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि राइट ऑफ यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये डिस्कस करते हैं। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो आप लोगों ने लीज लाइबिलिटी निकाली, ठीक है, तो ये लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी जनाब आपके पास आ गई, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपके पास लीज पेमेंट एट कमेंसमेंट, यही सर डाउन पेमेंट वाली बात? जी, लीज पेमेंट एट कमेंसमेंट। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू। एन्युटी ऑर्डिनरी क्या था? सर जिसकी 1 साल बाद, जिसकी पेमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड होती थी, एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, वो साल की है, वो 6 महीने की है, वो महीने की है। और ड्यू का था जिसकी हमें एडवांस में पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी सेम होगा, एट द एंड होगा तो लाइबिलिटी बनेगी, अगर एट एडवांस है तो उसका मतलब हम जैसे ही हमने कमेंसमेंट रिकॉग्निशन की उसी टाइम मैंने पेमेंट करी, तो वो वाली पेमेंट भी इसमें शामिल होगी। ओके, तो जो पैसे हम एट द कमेंसमेंट, ठीक है, या फिर एट कमेंसमेंट और बिफोर कमेंसमेंट, जो पैसे हम एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट या बिफोर कमेंसमेंट जो हम लोग अमाउंट लेसर को पे करेंगे राइट टू यूज़ हासिल करने के लिए, तो हम इसको क्या मान लेंगे जनाब, ये हमारी राइट ऑफ यूज़ का हिस्सा है। आप उसमें डाउन पेमेंट भी कर दीजिए, आप उसमें एडवांस रेंटल भी कर दीजिए। क्लियर? इसके बाद जनाब हमारे पास आता है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और ये किसके लिए? पेड बाय, अगर तो पेड बाय लेसी है तो। अब ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? देखिए, अब जारी बात है कि जो ये तो हम छोटी मोटी बात करेंगे तो इसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम लोग बड़े लेवल पे बात करते हैं लीज की, जब हम लोग पूरे प्लाजे की बात करते हैं, जो हम लोग एकर्स ऑफ लैंड की बात करते हैं, जो हमने लीज पे ली होती है, 99 ईयर्स की लीज पे ली होती है, 50 ईयर्स की लीज पे लिया होता है, बड़े बड़े होटल्स की बात करते हैं जिसकी लीज जो है वो अरबों में होती है, जिसका रेंटल करोड़ों में होता है, तो उनके लिए बाकायदा हमें एक कानूनी तौर पर एक दस्तावेज़ हमें चाहिए होते हैं। हम बाकायदा एक बंदे हायर करते हैं, एक ब्रोकर हमारे पास होता है, हमारे पास लीगल कंसल्टेंट होता है, वो तमाम के तमाम लोग उनकी जो फीस है लीज एग्रीमेंट बनाने के लिए, जितनी भी फीस है, जितनी भी कॉस्ट है, अगर वो लेसी पे कर रहा है तो वो भी राइट ऑफ यूज़ का क्या बना देगा, उसको हिस्सा बना देगा। जैसे अगर कोई हमारे पास प्लांट मशीन भी हो तो उसको भी जगह बनाने के लिए जो कैरेज कॉस्ट होगी हमारे पास वो भी आएगा है? जी बिल्कुल, वो सारा कुछ, मतलब उसको राइट ऑफ यूज़ एसेट को राइट ऑफ यूज़ हासिल करने के लिए एसेट पे जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, और ये कॉस्ट अगर पेड बाय लेसी है तो ही हम इसको राइट ऑफ यूज़ का हिस्सा बनाएंगे। अगर पेड बाय लेसी नहीं है, मिसाल के तौर पर एग्रीमेंट साइन करवाने थे, लीज एग्रीमेंट आपने साइन करवाने थे या एग्रीमेंट बनवाने थे, तो लेसर ने कहा कि भाई कोई मसला नहीं, लीज एग्रीमेंट का खर्चा मेरे ज़िम्मे, तो ₹1,00,000 जनाब लेसर ने पे कर दिया, ठीक है, तो वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट तो ज़रूर है, लेकिन ये पेमेंट किसने की है? लेसर ने की है, तो फिर वो राइट ऑफ यूज़ का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर यही पेमेंट लेसी ने की होगी तो फिर वो राइट ऑफ यूज़ का हिस्सा बन जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, समझ आ गई यहाँ तक किसी किस्म का मसला मसाइल? अच्छा जनाब, इसके बाद हमारे पास है, अब जाहिर बात है कि अगर हमने कोई एसेट इस तरह का लिया हुआ है कि जिसको कैरेज इनवर्ड करके इंस्टॉल करके वो सारा कुछ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, तो बाज़-औक़ात ये भी हो सकता है कि हम इन फ्यूचर उसको डिसमेंटल करने पे हमारा खर्चा आए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि खर्चा फ्यूचर में होगा, हम राइट ऑफ यूज़ एसेट कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? प्रेजेंट में।
ठीक है, कमेंसमेंट में जी, तो हम उसकी भी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो इनिशियल रिकॉग्निशन हम किस तरह से करेंगे जनाब, राइट ऑफ यूज एसेट हमारे पास, उनमें 4 चीजें आएंगी, ये कौन कौन सी, लीज लायबिलिटी। अब लीज लायबिलिटी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से करेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कौन सी, अमाउंट नॉट टू बी पेड, ठीक है, अमाउंट नॉट पेड येट, कि जो अभी तक हमने अमाउंट पे नहीं की वो हमारी लायबिलिटी बनेगी, ओके। और उसका फॉर्मूला हमारे पास डिस्काउंट फॉर्मूला था हमारे पास, अगर हम फिक्स पेमेंट है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर मतलब रेगुलर अमाउंट या फिक्स पेमेंट, और 1 - 1 + i/m रेज़ टू पावर माइनस m × n डिवाइड बाय i/m। और अगर हमारे पास सिंगल पेमेंट है या डिफरेंट अमाउंट्स है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो फिर वहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके अलग अलग पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो P = S × 1 + i/m रेज़ टू पावर माइनस m × n, ओके। अब लीज लायबिलिटी हमारे पास आ गई जनाब, हमने कहा जी ओके। राइट ऑफ यूज एसेट में जनाब 4 चीजें हैं, एक तो लीज लायबिलिटी जो कि आपने रिकॉर्ड करनी है प्रेजेंट में, जो कि पेमेंट जिसकी होगी फ्यूचर में, लेकिन रिकॉर्डिंग उसके प्रेजेंट में हो जाएगी। दूसरा वो तमाम लीज पेमेंट, यानी कि वो ऐसी अमाउंट जो कि लीज पेमेंट का हिस्सा होती है, लेकिन वो आपने एज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि आपने उसको जस्ट पे किया हुआ है एट द कमेंसमेंट या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज एग्रीमेंट, ठीक है जी। तो आपके पास वो लीज पेमेंट वो वाली भी किसका हिस्सा बनेगी, राइट ऑफ यूज का हिस्सा बनेगी, वो लीज लायबिलिटी का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि लायबिलिटी वही चीज़ है जो अभी आपने पे नहीं की, जो आने वाले वक्तों में आपने पे करना। और जिसका एग्जांपल हमने कह दिया था जनाब, अगर एडवांस लीज है तो जो पहला लीज पेमेंट होगी वो भी, और डाउन पेमेंट भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। एडवांस लीज का क्या मतलब है कि जनाब पहली पेमेंट हम कब कर रहे हैं, नॉट एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, बल्कि एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड। डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमारी उसमें आएगी लीज पेमेंट? नहीं, उसमें हमारी नहीं आएगी, लीज पेमेंट में नहीं आएगी, उसमें लिखा हुआ था डिसमेंटलिंग कॉस्ट। देन देखिए, लीज पेमेंट का मतलब है कि जनाब आप उस एसेट के राइट ऑफ यूज को हासिल करने के लिए आपने एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा हुआ, ठीक है। आपको अगर परचेज बार्गेन परचेज ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर तो वो मसला ही कोई नहीं है ना, ठीक है। और आपने गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है साथ सारी के सारे, तो आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट उसमें क्यों लिखोगे, ओके। अच्छा जी, उसके बाद जनाब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है पेड बाय लेसी, के जो भी खर्चा लीज एग्रीमेंट बनाने के लिए, राइट ऑफ यूज हासिल करने के लिए जो भी आपने डायरेक्ट खर्चा आपका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगी, वो सारे का सारा अगर लेसी ने पे की है तो राइट ऑफ यूज का हिस्सा बन जाएगा, अगर लेसर ने पे की है तो राइट ऑफ यूज का हिस्सा नहीं बनेगा। और लास्ट में जनाब डिसमेंटलिंग कॉस्ट, क्योंकि ये फ्यूचर में जाकर डिसमेंटलिंग होनी है, तो उसकी एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमें अगर बता दी जाएगी तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर, क्योंकि वो सिंगल अमाउंट है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस फॉर्मूले के तहत हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल कर हम क्या कर लेंगे, राइट ऑफ यूज का हिस्सा बना लेंगे उसको, ओके। अब जैसे मैंने कहा कि जनाब इनिशियल रिकॉग्निशन जो है वो लीज की लेसी की बुक्स में किस तरीके से होगी, तो जनाब लेसी जो है वो एक एंट्री पास करेगा किस चीज की, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट, और क्रेडिट करेगा लीज लायबिलिटी को, ओके। और अगर उसने कोई डाउन पेमेंट दी है या कोई भी उसने खर्चा किया है अदर देन लीज पेमेंट, लीज लायबिलिटी, अगर कोई भी चीज़ है तो वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी कैश में। मिसाल के तौर पर लीज लायबिलिटी हमारे पास निकली 1000 रुपये की, राइट टू यूज हमारे पास एसेट था 1400 रुपये का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 रुपये वो दूसरी चीज़ें होंगी, कौन हो सकते हैं, डाउन पेमेंट हो जाए, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो जाए, तो यहाँ पे हम 400 रुपये कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो इनिशियल रिकॉग्निशन इसकी इस एंट्री से होगी, ओके। यहाँ तक किसी किस्म का मसला मसाइल, सिंपल सी चीज़ है सारी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के बाद में आप लोगों ने क्या क्या करना है ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे, ठीक है। वो एग्जांपल आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ और उसको मैं बोल भी दूंगा। अच्छा जनाब, तो कहता है जी आपने इनिशियली क्या करना है, कमेंसमेंट डेट पे आपने एक एंट्री पास करनी है, कौन सी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, और दूसरा आपके पास जो लीज लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट, और साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है बैलेंसिंग पेमेंट है तो वो कैश की सूरत में चली जाएगी, ओके जी। जो हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो तो भी हमने पे की थी, तो हम कैश में क्यों क्रेडिट करेंगे? बेटा उसकी रीज़न ये है कि हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है ना,
ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हमने क्यों निकाली है कि हमने फ्यूचर में जाके ये पे करनी है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा फ्यूचर में उसमें इंटरेस्ट शामिल होता जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जाके हम ये अमाउंट पे कर देंगे। राइट ऑफ यूज एसेट हमारे लिए इस वजह से हम उसको कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर, ओके। अच्छा, अब जनाब आप कहते हैं जी कि कमेंसमेंट डेट पे आपने एंट्री पास करनी है इनिशियल रिकॉग्निशन में, कौन सी, मैं यहाँ पे एंट्री लिख रहा हूँ जी, राइट ऑफ यूज एसेट, ROU एसेट, डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट और कैश क्रेडिट। ओके। फिर कहते हैं जी ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या करना है। अब ड्यूरिंग द ईयर होगा क्या, ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इसकी होगी कैसे। कहते हैं जी ड्यूरिंग द ईयर आपने दो काम करने हैं। देखिए ऐसी क्या लैसी क्या कर रहा है, उसके पास एसेट है, वो उसको जैसे उसका दिल कर रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ था कि लेसर जो है वो उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेसर उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जो तो वो सारा कुछ लेसी के एंड पे है, वो उसको किस तरह से उसको यूज करता है। अब हमें स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि जनाब जब आपके पास एसेट का पूरा कंट्रोल है, आप एसेट को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एसेट की जो वेयर एंड टियर है वो भी आपके खाते में आएगी, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन। तो कहता है जी आपने सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर आपने दो काम करने हैं, एट द एंड ऑफ ईयर आपने दो काम करने हैं। हमने कहा जी कौन से, कहता है जी एक तो आपने रिकॉर्ड करनी है डेप्रिसिएशन। हमने कहा जी ओके। रिकॉर्ड क्या करनी है, डेप्रिसिएशन, एक काम। दूसरा कहता है जी आपने जो इंटरेस्ट है ना, जो आपने लीज पेमेंट दी है, जाहिर बात है उसमें एक फाइनेंस चार्ज के नाम से हमारे पास एक इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम हकीकत में क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं। तो जो हम इंटरेस्ट अनवाइंड कर रहे हैं, सारे का सारा इंटरेस्ट हमने क्या किया, अनवाइंड किया, और हमने रिकॉर्डिंग उसकी कर ली। तो अब कहता है जी आपने सारे का सारा इंटरेस्ट अनवाइंड नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना, लीज लायबिलिटी में आहिस्ता आहिस्ता हर एक साल बाद आपने इंटरेस्ट क्या करना है, अनवाइंड करना है, ठीक है। तो आपने अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी करना है, अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी आपने करना है। अच्छा जी, अब हमने कहा कि जनाब ज़रा मुझे बता दीजिए कि आप डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन की जब बात आई ना, तो स्टैंडर्ड हमें एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता है। कहता जी रिकॉर्डिंग एंट्री तो इसकी बड़ी सिंपल सी है, इसकी एंट्री भी आपको थोड़ी देर में बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले डेप्रिसिएशन की मेजरमेंट कीजिए कि डेप्रिसिएशन को आपने मेजर कैसे करना है। कहता जी दो क्लासेस बनेंगी। हमने कहा था ना कि बार्गेन ऑप्शन मौजूद होगी, ठीक है। कहता जी अगर तो बार्गेन ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड बाय लेसी, अगर लेसी बार्गेन परचेज ऑप्शन जो है वो उसको एक्सरसाइज कर लेगा, यानी कि एट द एंड ऑफ लीज अगर एसेट किसको ट्रांसफर हो जाना है, लेसी को ट्रांसफर हो जाना, तो कुछ और केस होगा आपका, ठीक है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, अदर है, या जिसका मतलब है जनाब एसेट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो दूसरा केस बनेगा डेप्रिसिएशन की मेजरमेंट के लिए। कहते जनाब अगर तो बार्गेन ऑप्शन जो है वो अगर लेसी एक्सरसाइज करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली एसेट किसका हो जाना है, लेसी का हो जाना है। तो आप इसको यूजफुल लाइफ के तौर पर क्या कर रहे हो, डेप्रिशिएट करो। यूजफुल लाइफ उसकी हो सकता है कि 10 साल की हो, ठीक है। देखिए ना, दो चीज़ें ना आपके पास के, लीज एग्रीमेंट आपने किया 5 साल का और एसेट की यूजफुल लाइफ थी 8 साल, ठीक है। तो अगर अल्टीमेटली एसेट आपका होना है तो आप उस राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट 5 साल पे नहीं करोगे, बल्कि कितने पे करोगे, 8 साल पे करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली एसेट आपके पास हो जाना, फिर जैसे ही आपके पास होगा आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट करोगे और कैश या बैंक जो भी आपने दिया होगा आप उसको क्रेडिट कर दोगे।
दूसरे केस में कहता है जनाब के अदर एसेट्स नो विल या एसेट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है जी। तो इस केस के अंदर कहता है जनाब आपने लेना है लोअर ऑफ व्हाट जी, लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। सर ऐसा हो सकता है कि लीज टर्म ज्यादा और यूजफुल लाइफ कम हो? बिल्कुल है, हो सकता है ये तो फिर बेवकूफी ना होगी। जी, बिल्कुल ऐसे है। इस वजह से तो 95% केसेस के अंदर लीज टर्म कम होता है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड ने हमें बता दिया कि जनाब देखिए बेटा, एक चीज़ होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूजफुल लाइफ। दोनों में क्या फ़र्क है? ये तो आपने मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ लिया होगा। क्या फ़र्क होता है जी दोनों में? सर यूजफुल लाइफ जिसमें हम एस्टिमेट करेंगे कि हम इतनी देर तक यूज करेंगे इसको, और इकोनॉमिक लाइफ अपनी लाइफ होती है जी, एसेट की अपनी लाइफ होती है। तो यहाँ पे आपके पास अगर यूजफुल लाइफ जो है वो आपने 5 साल लिखी है, हो सकता है उसकी इकोनॉमिक लाइफ 15 साल हो, तो 5 साल आपके लिए एसेट यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो आप हो सकता है कि जनाब यूजफुल लाइफ तो 5 साल हो, लेकिन वो आपने इसका जो एग्रीमेंट है वो 8 साल का किया हो और उसकी इकोनॉमिक लाइफ 15 साल हो। मतलब यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद भी वो एसेट जो है वो इस काबिल हो कि आपके काम आ सकता हो। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब यही था ना कि मेरे पास 5 साल एसेट चला, मैंने उसको निकाल के मैंने भाई को एसेट दे दिया, अब भाई उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 5 साल मेरे पास चला, 3 साल भाई के पास चला, तो एसेट कितना देर चला? 8 साल। मैं कहूँगा मेरे लिए यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। भाई क्या कहेंगे मेरे लिए यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल। ओके, तो इकोनॉमिक लाइफ इसकी कितनी थी हकीकत में? 8 साल। तो लीज एग्रीमेंट इस वजह से ज़्यादा लीज टर्म हो सकती है। जो हम अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं अपने एग्रीमेंट को, वो भी इसी केस में आएगा ना? लोन लीज टर्म जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम वो कंसीडर करेंगे सारी की सारी चीज़ें। इस वजह से तो हमने ये सारी की सारी बातें पहले डिस्कस कर ली थी। क्लियर? तो यूजफुल लाइफ पे आप इसको डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर जनाब यूजफुल लाइफ 8 साल थी, बार्गेन परचेज ऑप्शन लेसी ने अगर एक्सरसाइज करनी है तो अल्टीमेटली एसेट किसका हो जाएगा? लेसी का हो जाएगा। तो वो यूजफुल लाइफ को कितने पे करेगा जनाब? 8 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट करेगा राइट ऑफ यूज़ को, ठीक है। मतलब अगर लेट्स सपोज उसके पास आता है 80,000, तो वो राइट ऑफ यूज़ को हर साल कितने से डेप्रिशिएट करेगा? 8,000 से वो क्या करेगा? डेप्रिशिएट करेगा। ओके, तो अगर यहाँ पे अगेन 80,000 ही है लेकिन लीज 10,000 से 8 है ना। अगर यहाँ पे जनाब आपके पास लेट्स सपोज लीज टर्म जो है वो तकरीबन है कोई 5 साल का और यूजफुल लाइफ जनाब है तकरीबन कोई 8 साल की, तो हम कहते हैं जनाब एसेट अल्टीमेटली हमारा नहीं होना, ये हमारे पास एसेट लीज टर्म के तौर तक रहेगा। और वो कितना है जनाब? 5 या 8। तो हमने कहा जनाब यूजफुल और लीज टर्म विच एवर इज लोअर, तो वो 5 साल। तो मैं इसको क्या करूँगा? मैं इसको 5 साल पे डेप्रिशिएट करूँगा। तो मेरे पास कितना आएगा जनाब? 5 कम 5 और 5 6 1600 16,000 के 100,000, ठीक है जी। 16,000 रुपये के हिसाब से मैं इसकी डेप्रिसिएशन कर दिया करूँगा हर साल। ओके, तो ये हमने डिसीजन लेना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए कि आपके पास कौन सा केस बन रहा है। अब जैसे ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी, अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने राइट ऑफ यूज़ को क्या कर रहे हो? आप अपने राइट ऑफ यूज़ को कम कर रहे हो। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम कहेंगे जनाब किस चीज़ को डेबिट करें? शाबाश, डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको हम लोग करेंगे? राइट ऑफ यूज एसेट, उसको हम लोग डेप्रिशिएट कर देंगे। क्लियर? और जब हम लोग अनवाइंडिंग कर रहे होंगे तो अनवाइंडिंग के 2 हिस्से बनेंगे। हमने लीज पेमेंट की, जो हमने अगले साल में या हमने 1 महीने में जो भी हमारा टर्म था, हमने जो लीज पेमेंट की वो तो हमने कैश दे दिया लीज पेमेंट के तौर पर, ठीक है। और उसके बाद जनाब अब हम अपने इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं? वाइंड अप कर रहे हैं। मतलब अपनी लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ठीक है। लायबिलिटी हमारी कौन सी होगी जनाब? हमारी लायबिलिटी हमारी होगी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी। हमारी क्या होगी? वो प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए 2 चीज़ें होंगी यहाँ पे। मैंने कहा था कि इंटरेस्ट को अनवाइंड करेंगे। आपने लेट सपोज एक लीज पेमेंट पे कर दी ₹1,00,000, इसका स्केड्यूल अभी मैं बनाता हूँ तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ₹1,00,000 था। अब आपने इस लीज पेमेंट या आपने डिसाइड कर लिया कि जनाब हर साल आप ₹1,00,000 पे किया करेंगे। अब इस ₹1,00,000 जब आप पेमेंट करोगे तो इसके 2 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा होगा फाइनेंस चार्ज का या इंटरेस्ट का, और एक हिस्सा आपके पास होगा प्रिंसिपल अमाउंट का।
ठीक है। तो अब हम कहते हैं जनाब ये